हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलो एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव तो हमारे दिमाग में सीधा सा आता है कि भाई माइक्रोब्स है, इसका मतलब कोई ना कोई तो डिजीज करेंगे। हमारे दिमाग में डायरेक्ट यही दिमाग में आता है कि भाई सबसे पहले तो रोग करेंगे, और ये नहीं आता है कि भाई क्या जो बैक्टीरिया है, जो सूक्ष्म जीव है, क्या वो हमारे कुछ फायदे में भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं मतलब माइक्रोब्स है, वो मानव के कल्याण में या फिर मानव को किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, वो सब हम बात करने वाले हैं। इनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं। वो प्रोडक्ट्स हमारे डेली लाइफ के अंदर कैसे यूज आने वाले हैं। जो मेडिसिन मिलती है वो देखने वाले हैं। प्लांट्स और एनिमल दोनों में हम लोगों को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से वो हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये वाली तो आपको सबको पता ही होगा कि भी जस्ट अभी मैंने बताया कि जो माइक्रोब से हमारे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं। चाहे वो प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकती है, फंगस हो सकते हैं, या फिर कोई वायरस हो सकते हैं, वायरोइड होते हैं और प्रियंस। जो आपने ये सारे के सारे वर्ड्स के बारे में 11th क्लास में पढ़ा है। देखो अब इसके अंदर मैंने बोला सबसे पहले प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, वायरोइड एंड प्रियंस। इन सब के बारे में हमने क्या है 11th क्लास में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की है। अब इसको हम आगे समझे तो हमारे को पता है इनसे डिजीज तो बहुत देखने को मिलती है। रोग तो आपने सुने ही होंगे, इनसे बहुत हम लोग सामना करते आए हैं। जैसे कि वायरस की बात करें तो अभी जस्ट आपको पता हो कोविड, बाकी सब बैक्टीरिया से नॉर्मल फंगस वगैरह, वायरस और सबके बारे में तो आपने सुना होगा। बट हम लोगों को इसके बारे में, इस चैप्टर में डिजीज के बारे में बात नहीं करनी है। यहां पर हम लोग बात किसकी करेंगे, किस प्रकार से बैक्टीरिया है, चाहे प्रियॉन्स है, प्रोटोजोन्स है, ये सब हमारे लिए क्या है, फायदे का काम कैसे करते हैं, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यदि बैक्टीरिया हो या कोई फंगस, सूक्ष्म पोषक माध्यम पर विकसित करके कॉलोनियां बनाते हैं और जिन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो इस लाइन को समझते हैं कि क्या बैक्टीरिया है, फंगस है, कुछ भी है, क्या यदि वो सिंगल होगा तो हम उसको अपनी आंखों से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। मतलब यदि वो बहुत ज्यादा ग्रो, आप ऐसे समझ सकते हो, कोई एक तालाब है, तालाब के अंदर यदि एल्गी, मान लो अब एल्गी भी तो बहुत छोटा है, यदि जो एल्गल ब्लूम होती है, जो ग्रीन ग्रीन होती है, वो यदि बहुत कम मात्रा में हो तो उस कंडीशन में हमारे को इजीली नहीं दिखाई देगी। बट यदि बहुत ज्यादा फैल जाती है, जिसको हम लोग काई भी कहते हैं, यदि वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस कंडीशन में हमारे को क्या है, वो इजीली आंखों से दिखाई देती है। वैसे ही हम लोग बात करते हैं यदि कोई बैक्टीरिया है, फंगस है, वो भी यदि बहुत ज्यादा फैल जाता है। अपन देखते हैं कोई रोटी है, रोटी है वो 1 2 दिन 3 दिन पड़ी रही, गीली थी, तो उसके ऊपर क्या फंगस क्या है, वो फफूंद आने लग जाती है। बट यदि वो स्टार्टिंग स्टेज में है तो हमारे को नहीं दिखाई देगी। बट जैसे जैसे वो फंगस ग्रो करेगी, बढ़ेगी, ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में हमारे को नंगी आंखों से भी दिखाई देगी। ये लाइन इसलिए बोली गई है, यदि हमारे को सिंगल देखना है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सूक्ष्म जीव नाम से पता चल रहा है बहुत सूक्ष्म जीव है, उस कंडीशन में हम लोगों को क्या माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? माइक्रोस्कोप की। एनसीईआरटी की सेकंड पेज पर आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायग्राम दे रखे होंगे, जिसके अंदर आपको कॉलोनीज, वायरस वगैरह सब कुछ दे रखे हैं, तो आपको वो डायग्राम अच्छे से देखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। डायग्राम भी देखेंगे अच्छे से सारे, और साथ साथ में थ्योरी भी देखेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी सब कुछ क्लियर हो जाए, है ना। अब यहां पर देखो, डायरेक्ट आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, कि अभी मैंने बोला कि माइक्रोब्स हमारे को ऐसे तो हेल्प करते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल बात सही बात। क्या क्या बनाते हैं हमारे डेली लाइफ में, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे यूज के लिए हमारे को देखने को मिलती है। तो सबसे पहला एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है जो हम लोग खाने में यूज करते हैं और आप लोग को सबको, मोस्टली सबको पसंद होता है, वो है दही। कि सर नहीं, दही तो गाय से मिलता है हमारे को, गाय दूध देती है, दूध को हम लोग क्या है
दूध के अंदर थोड़ा सा और दही डाल देते हैं तो वापस दही बन जाता है, या फिर उसके अंदर थोड़ा सा क्या है छाछ डाल देते हैं। तो सर इसमें बैक्टीरिया का क्या रोल है? हमने तो नहीं डाली बैक्टीरिया, है ना। तो ये कि भाई इसका सूक्ष्म जीव से क्या रिलेशन है, क्योंकि हम यहाँ पर सूक्ष्म जीव पढ़ रहे हैं तो कुछ तो रिलेशन होगा इसका, है ना। मैं यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एक सूक्ष्म जीव और दही की बात कर रहा हूं, है ना। दही हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं और आपको पता है दही के फायदे भी बहुत ज्यादा है, वो भी इसी से रिलेटेड है, वो भी हम लोग समझेंगे। तो दही बनता कैसे है, यहां पर एक वर्ड लिखा आ रहा है आपको, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या आपको पता है जब हम दूध के अंदर थोड़ा सा दही ऐड करते हैं, ये क्यों करते हैं? बहुत कम अमाउंट में करते हैं, बट क्यों करते हैं? कोई तो रीजन होगा ना, तभी तो ये कन्वर्ट हो रहा है उसके अंदर। इसके अंदर जो दही है उसके अंदर पहले से प्रेजेंट होता है क्या, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट होते हैं दही के अंदर, और जब इस कम वाले के अंदर थोड़े से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को लेकर हमने इस दूध के अंदर, कहां गया दूध, लैक्टिक एसिड या एसिड को डायरेक्ट हमने डाल दिया, यहां डाला हमने दूध में। तो जब ये जो दूध था, ठीक है, ये एक ऐसा कटोरा था, इसके अंदर बहुत सारा दूध है और हमने थोड़ा सा दही डाल दिया। दही तो डाला, रीजन अपने को पता है, पर रियल में हमने क्या डाले हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाले हैं। तो जैसे ही ये इसमें डाले, ये ग्रो किए इसके अंदर, जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी और इस दूध को भी वो क्या है कन्वर्ट करके क्या बना देंगे, दही। अब इसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की भी मात्रा बढ़ जाएगी और साथ साथ में ये विटामिन B12 की भी मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, जो यहां पर देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एक तो आपको एक पूरा नाम पता होना चाहिए सबसे पहले, किस में आता है, लैक्टोबैसिलस, ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड, मतलब दही। मतलब वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और उनकी वैल्यू बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, और जिसके कारण वो क्या है, दूध होता है, वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, चलो ये वाली लाइन समझ में आ गई। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। यहां पर ऐसा क्या बना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने बनाया क्या जिसके कारण वो दूध दही में कन्वर्ट हो गया। तब हम बात करते हैं किसका, एक एसिड बनाता है, वो एसिड का नाम आपको ऊपर से ही समझ में आ रहा है। उसके कारण क्या होता है, कोगुलेशन होता है। क्या होता है, कोगुलेशन। आप लोग दही को देखते हो ना, दही की कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, एकदम मोटा सा होता है दही, दूध तो पतला सा होता है। बट यदि हम दही देखते हो तो क्या होता है, दही जिस अच्छे से जमा होता है ना, तो जिस पतीले में हम लोग जमाते हैं ना, वो एकदम बस उसी के शेप ले लेता है, एकदम जिसको हमारे वहां पर बोलते हैं एकदम बट्टी सा बन जाता है, एकदम चम्मच ऐसे डाल के निकालोगे ना, एकदम चम्मच बन जाता है उसमें, गोल गोल सा आइसक्रीम के जैसा। ठीक है, हाँ आइसक्रीम हार्ड होती है, वो सॉफ्ट होता है, बस उसके अंदर चम्मच डाल के निकालो एकदम चम्मच जैसा। बस टैलेंट होना चाहिए, हमारी मम्मी लोगों में होता है टैलेंट। हम लोग डाल दो दही उसके अंदर, तो थोड़ी देर के बाद में फट जाएगा दही, दूध। ठीक है, तो ये देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, दूध में पनपते हैं और क्या करते हैं, दही में कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का के अंदर क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसको, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका, लैक्टिक एसिड का उत्पादन करते हैं और दूध के प्रोटीन को जमाते हैं। अब दूध के अंदर जो प्रोटीन था उसका कोएगुलेशन कर देते हैं। किसका कोएगुलेशन करते हैं, दूध के अंदर जो क्या था, प्रोटीन था, उसका कोएगुलेशन करते हैं, जिसके कारण वो हमारे को ऐसा देखना। और उसके अंदर विटामिन B12 का फॉर्मेशन होता है, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे को विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट है, हम लोग दही से पूरी करते हैं। इसलिए मोस्टली क्या है, दही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हमारे को विटामिन B12 की मात्रा मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आल्सो किसके अंदर यूज किया जा सकता है, बहुत सी कंडीशंस के अंदर भी यूज किया जाता है। और यहां पर बात करें, यदि रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं की वृद्धि को भी क्या है, रोकता है कौन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसलिए हमारे पेट के अंदर भी देखने को क्या है, मिलता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या क्या बात की यहां पर, सिंपल सी एक बात में समझेंगे। हमने बात की लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को कनेक्ट करना है दही से, तो हमने लिया पहले क्या, एक लिया पतीला, उसके अंदर डाला दूध, दूध को किया गर्म। सर ये क्या समझा रहे हो,
आगे आते हैं प्रोसेस पर। उसके अंदर क्या है, दूध अच्छे से गर्म हो गया है, अब उसको थोड़ा सा ठंडा करना है। थोड़ा सा ठंडा करके उसके अंदर थोड़ा सा क्या डालना है, दही। ज्यादा दही डाल दोगे तो खट्टा हो जाएगा, फिर एकदम अच्छा सा एकदम टेस्टी दही बनाना है तो क्या सिखाता हूं आपको, बहुत थोड़ा सा दही डालना है। वो इजीली क्या है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और लैक्टिक एसिड को क्या करेंगे, उसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसको क्या है कोगुलेट कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे, जिसके कारण क्या है दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है। साथ साथ में ही विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ जाती है और ये क्या है वहां पर पेट के अंदर हमारे में भी प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, रोगाणुओं की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब दही का डायग्राम क्या ही दिखाना, दही तो तुम सबने देखा ही है। तो चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, इडली डोसा। चलो साथ साथ में हम लोग ढाबा भी खोल सकते हैं यदि पढ़ रहे हैं तो, सेकंड ऑप्शन। यदि नहीं पढ़ेंगे तो, पर उसमें कमाई बहुत अच्छी है, नो डाउट। ठीक है, तो बात करते हैं। सर गलत बात है, आप हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड ऑप्शन बता के। तो इडली डोसा पहले कॉलेज में जाओ फिर कर सकते हो साइड ऑप्शन। ठीक है, तो इडली डोसा तो आप लोगों ने खाया तो होगा ही। तो चलो उसके अंदर आपने देखा होगा कि चलो सर डोसा तक का तो पता नहीं पर इडली का समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसके अंदर छेद देखने को मिलते हैं। तो अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि भाई इडली डोसा ऐसे बनता है, तो चलो हम लोग मान लिया भाई। तो इडली डोसा बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर भी क्या होता है, बैक्टीरिया डाले जाते हैं। किसके अंदर, उस आटे के अंदर बैक्टीरिया डाले जाते हैं। कि सर ये क्या बात है, बैक्टीरिया से तो डिजीज होती है और आप खाने के अंदर ही बैक्टीरिया डाल रहे हैं। ये अच्छे वाले बैक्टीरिया है, जैसे तुम लोग होते हैं ना बुरे स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट, जैसे तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो वैसे ये क्या है, अच्छे बैक्टीरिया है के द्वारा क्या होता है, क्यूनन होता है, मतलब फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। अब यहां पर देखो आटे का फूला हुआ दिखना किसके कारण। अब देखो थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, उसके अंदर बैक्टीरिया डाल दिए। जब हमने उसके अंदर बैक्टीरिया डाले अब क्या होगा, तो बैक्टीरिया उसके अंदर अपना काम करेंगे। तो वो क्या करते हैं ना, CO2 छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, CO2, क्योंकि वो क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन। उसके कारण वहां पर जब CO2 रिलीज होती है तो जो CO2 रिलीज होने के कारण उस आटे के अंदर क्या होते हैं, ऐसे छेद हो जाते हैं छोटे छोटे, और साथ साथ में ही वो क्या है, फूल के बड़ा हो जाता है। तो आटा मान लो गूंथ दिया, बना दिया, अब उसके अंदर क्या है, मिक्स कर रखा है, तो उसमें ये होता है ना, तो थोड़े टाइम बाद में क्या इनके अंदर छेद होने लग जाते हैं, यहाँ से CO2 गैस निकलती है और ये फूल जाता है। आटा एकदम क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, फूल के बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर से क्या निकलती है, CO2 गैस। किसके कारण निकलती है, इन्हीं बैक्टीरिया के कारण निकलती है। सिंपल है, यहां पर कुछ भी हार्ड नहीं है और कुछ रटने जैसा भी नहीं है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो हमने समझ लिया। बिल्कुल एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है और इसमें से 100% एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते ही है और बहुत इजी। इसका सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है, सीवेज वाला, बायोगैस वाला, वो वाला थोड़ा समझने वाला है। उससे स्टार्टिंग से पहले कुछ भी नहीं है, जिसमें जो पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाओ, एनसीईआरटी पढ़ लो बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब यहां पर देखो, यदि हम बात करते हैं आगे की प्रोसेस हो कैसे रही है, तो अब यहां पर देखो मैंने बोला कि इधर वाली साइड में जस्ट हमने अभी बात की, यहां पर कौन सा, अवायवीय शोषण की बात की है ना। किसकी बात की थी, अवायवीय शोषण की। अब यहां पर देखो अल्कोहल मार्ग से हमारे को पता है कि जब ग्लाइकोलाइसिस होता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, पादपों में शोषण पढ़ा है आपने, उसके अंदर एक प्रोसेस आती है ग्लाइकोलाइसिस, है ना। और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट, है ना। पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ये किसका प्रोडक्ट होता है, ग्लाइकोलाइसिस का। और आपको पता हो तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो वायवीय और अवायवीय दोनों में देखने को मिलता है। बैक्टीरिया भी हो, चाहे हम हो और चाहे प्लांट हो, सबके अंदर ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलता ही है। और इसके आगे का स्टेप निर्धारित करता है वायवीय या अवायवीय। तो मतलब अब हमारे को पता चलेगा ये जो प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड का प्रोडक्ट आगे जब जाएगा तो इसके पास में दो ऑप्शन है।
स्वयंवर होगा यहां पर, मतलब कि या तो ऑक्सीजन प्रेजेंस है या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब मान लो यदि ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, मतलब वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, उस कंडीशन के अंदर क्या बनेगा, एल्कोहल या और उसके साथ में CO2। CO2 तो यहां पर भी निकलेगा एंड में, पर यहां का प्रोसेस बहुत लंबा है वायवीय, हम बात कर रहे हैं अवायवीय की। तो ये जो दो कंडीशन है ये किसकी है, अवायवीय की। अब यहां पर देखो एक तो एल्कोहल बनेगा और क्या बनेगा, CO2। ये मोस्टली कंडीशन हमारे को किसमें देखने को मिलती है, फ्रेगमेंटेशन, यीस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, यीस्ट के द्वारा। हमारे को बात करते हैं जब फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस की, तो हमारे को नाम आता है यीस्ट। क्या आता है, यीस्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ये पूछा जरूर जा सकता है कि ये जो प्रोसेस है, ये इडली डोसा वाली जो प्रोसेस है, ठीक है, तो इडली डोसा वाली जो प्रोसेस है वो यहां पर हमने बात करें तो वो किसके कारण, यीस्ट के कारण। ठीक है, और यीस्ट भी क्या आता है, सूक्ष्म जीव आता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। दूसरा ऑप्शन है, हमने बोला इसके अंदर एक तो बना दिया एल्कोहल या CO2, बट दूसरा होता है लैक्टिक एसिड। क्यों ना, अब इसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। आपको पता हो तो जब हम लोग क्या है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, एक दिन में बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं बहुत ज्यादा, तब क्या होता है हमारे हाथ पैर बहुत दर्द करने लग जाते हैं एकदम। आप लोग पहले कभी जिम गए नहीं हो, तो एक दिन जोश में आए कि आज मैं एक दिन जाके पूरी बॉडी बना लूंगा। अब डंबल उठाने लग गए, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, फिसल रहे हो, कूद रहे हो, दिखावा कर रहे हो। मैं नहीं जाता जिम में ना, तो फिर वहां गए, एकदम 2 घंटे दबा के मेहनत की गई। 3 दिन के ट्रायल के लिए गए थे, पैसा लग नहीं रहा था, कि सोचा 3 दिन में मैं तो बॉडी बना लूंगा। अब उसमें क्या, उसने बहुत सारी इतनी एक्सरसाइज कर ली, अब हाथ पैर टूट रहे हैं भयंकर। क्यों, क्योंकि उसमें अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो वहां पर ऑक्सीजन मिल नहीं रही, तो क्या होता है वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लग जाता है, और जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो बॉडी में पेन होने लग जाता है। ठीक है, तो वैसा ही यहां पर है, चाहे हम यहां पर बात करते हैं एल्कोहल वाले की या लैक्टिक एसिड की, दोनों कंडीशन में हमारे को क्या है, अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है। क्लियर हुआ, यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, यीस्ट की। ठीक है, क्लियर। चलो ये हो गया अपना ये वाला पोर्शन, इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ ब्रेड पर। आप लोगों ने ब्रेड तो खाई होगी, आज तो सब कुछ खाने की बात करेंगे हम लोग। इतना टेस्टी तो नहीं होता है ब्रेड, टेस्टी भी बनाया जा सकता है, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए ना। अब इसके अंदर देखो ब्रेड, या फिर जिसको हम लोग ब्रेड रोटी भी कहा जाता है, सुबह सुबह खाते हैं जैम लगा के। अब इसमें देखो रोटी बनाने के लिए भी क्या है, जो बेकरी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पहले आटा गूंथते हैं, सेम आटा लगाया, बेल दिया, उसके अंदर क्या डाल देते हैं, यीस्ट डाल देते हैं, खमीर जिसको कहा जाता है। हिंदी में बहुत खतरनाक वर्ड है खमीर। खमीर क्या होता है, ब्रेकर यीस्ट। ठीक है, यीस्ट ही होता है, तो खमीर में कंफ्यूज मत हो जाना है ना, क्योंकि मोस्टली जगह पर आपको देखने को मिलता है हिंदी के अंदर भी यीस्ट ही लिखा हुआ, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसा देखने को मिलता है। और रियल में यीस्ट की है वो खमीर होता है। ठीक है, अब इसमें देखो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसे, ये क्या है, एक यीस्ट है, मतलब एक खमीर है, का उपयोग क्या है, यहां पर भी देखो वही फ्रेगमेंटेशन फर्मेंटेशन हो रहा है, सॉरी मैं फर्मेंटेशन बोल दिया हूं, फ्रेगमेंटेशन बोल दिया हूं, फर्मेंटेशन। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना होता है, फर्मेंटेशन मतलब किण्वन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ड ध्यान रखना है ना। तो यहां पर किसका नाम आया है, तो आपको पूछा जाएगा बेकर यीस्ट किसको कहा जाता है, बेकरी के अंदर यूज होने वाला यीस्ट किसको कहा जाता है, तब आपका आंसर आना चाहिए सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यीस्ट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, बेकर यीस्ट होता है, मतलब बेकरी के अंदर यूज होने वाला यीस्ट, ऐसे समझ सकते हो। क्लियर, चलो ये वाली लाइन समझ में आ गई। बस कुछ भी नहीं है, सबसे इजी चैप्टर है, मैं तो जानबूझ के इजी चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ, हार्ड चैप्टर तो आते ही नहीं मेरे को, इजी चैप्टर ही आते हैं, और पूरी 12th में इजी चैप्टर ही है, हार्ड चैप्टर है ही नहीं, इसलिए मैं पूरी 12th पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, पनीर। भाई
कुछ मूड ना हो कि आज स्पेशल सब्जी बनानी है तो चलो पनीर बना लेते हैं, अब पनीर दो, प्याजा बना दो, मटर पनीर बना दो, प्याज पनीर बना दो, चिली पनीर बना दो, कुछ भी बना दो, बस उसके अंदर पनीर डालना है, ठीक है, ये हो गई पनीर। ठीक है, तो उसी की बात करते हैं। तो क्योंकि पनीर के अंदर क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है। अब यहां पर आपको 2-3 पनीर के नाम देखने को मिलेंगे। यहां एक है स्विस चीज, आप लोग गूगल करना, एनसीईआरटी में भी दे, स्विस चीज का एक ऐसा डायग्राम दे रखा है शायद बुक में, ज्यादा तो अच्छे से मेरे को डायग्राम बनाना नहीं आता है, कुछ इस प्रकार से, और इसके अंदर ऐसे छेद बना रखे हैं ना, इस प्रकार से। तो इसके अंदर देखो बड़े बड़े छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, छेद होते हैं, और ये भी किसके कारण होते हैं, CO2 के कारण। ठीक है, टॉम एंड जेरी देखे हो, वही बिल्कुल टॉम एंड जेरी के अंदर जो जेरी लेकर भागती है, पीछे टॉम पीछे भागता है, बड़े बड़े छेद होते हैं, वही वाली है ये येलो कलर की जिसमें दिखाई जाती है। तो देखो यहां पर, तो यहां पर देखो एक बहुत ही अच्छा नाम रखा है इसमें, सरमानी, सरमाने वाली प्रोपियोनोबैक्टीरियम सार्मिनाई। ये क्या करता है भाई, प्रोटीन बनाता है। एक होता है रॉक्यूफोर्ट पनीर, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, कॉक के द्वारा बनाया जाता है। अब यहां पर देखो ये क्या है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया है, क्वेश्चन यहां से आता है। रॉक्यूफोर्ट पनीर आपको पूछे तो किससे मिलती है, कवक से या फिर फंगस से मिलती है, बट यदि आपको स्विस चीज बोले तो किससे मिलती है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम सार्मिनाई, और ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। क्लियर हुआ, ठीक है, चलो इसको ध्यान रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों पोर्शन। ठीक है, इसके अंदर बड़े बड़े छिद्र होते हैं। रॉक्यूफोर्ट चीज की खुशबू बहुत मस्त होती है ना, एकदम खुशबू शानदार, सूंघते ही आनंद आ जाए, उसी से पेट भर जाए, स्वादिष्ट होती है। अब आ जाता है ताड़ी। अब ताड़ी सुनते ही बच्चों के तो दिमाग में कि यहां तोड़ी लिख दिया है ना, ताड़ी। ताड़ी क्या होता है कि ये पेड़ के ऊपर लगा के, मटका नीचे लगा के मस्त, फिर लोग ऐसे गुलेल लगा के एकदम फोड़ते हैं मस्त, और फिर धार आती है, लोग पीते हैं। नहीं पीना अपने को, दिन में तारे दिखेंगे फिर। ठीक है, तो ताड़ी एक क्या है, पेय पदार्थ है। क्या है, एक पेय पदार्थ है। सबके डायग्राम दिखाए जाएंगे, बिल्कुल दिखाए जाएंगे, आपको सब कुछ फील करवाया जाएगा एकदम अच्छे से, जिसे ताड़ के रस के किण्वन करके प्राप्त करवाया जाता है। क्या करके, ताड़ का जो पेड़ होता है उसमें से क्या है, कट लगा के उसमें से इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको किण्वित करवाया जाता है। उसके बाद में क्या है, पेय पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। अब इसमें देखो अन्य किण्वन पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि मछली, मछली से भी निकाल के उसमें से, पता नहीं निकालते होंगे कुछ ना कुछ, सोयाबीन हो या बांस हो, इन सब से भी किण्वन करवा के निकाला जाता है। ठीक है, चलो इतनी चीज क्लियर हो गई हो तो चलो अब तुम लोगों को ताड़ी का कैसे निकाली जाती है उसका भी डायग्राम बता देते हैं। ये वाला पढ़ा देता हूं उसके बाद। चलो नेक्स्ट है कि यदि हम बात करते हैं माइक्रोब्स की, तो है इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होते हैं। यदि हमारे को बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना है, बहुत ही अधिक मात्रा में यदि प्रोडक्शन करना है, वे थोड़े से काम नहीं चलेगा भाई, सबको खुश करना है, तो उस कंडीशन में हमारे को क्या है, प्रोडक्शन। मान लो एल्कोहल बनाना हो चाहे या एंटीबायोटिक्स बनाना हो, क्या एल्कोहल एक बोतल बना के रख देंगे उससे काम चल जाएगा? नहीं, लाइनें लगी रहती है, सबकी पूर्ति करनी है। और एंटीबायोटिक्स ये सबसे जरूरी चीज है। तो एंटीबायोटिक्स यदि हमारे को बहुत ही ज्यादा मात्रा में चाहिए तो क्या एक दो बनाने से कुछ नहीं होगा, तो हमारे को ब्रॉड लेवल पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती है तो उस पर बनाना पड़ेगा। तो हमारे को क्या है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री लेवल पर किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग उद्योग के अंदर एल्कोहल और एंटीबायोटिक बनाने में भी किया जाता है। क्लियर होगी ये वाली बात। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हमारे को उत्पादन बड़े पैमाने पर करना है तो बर्तन भी बड़े बड़े चाहिए, माइक्रोब्स भी। उसके अंदर माइक्रोब्स क्या है, बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं, फिर बहुत अच्छे से वो किण्वन करते हैं, हमारे को प्रोडक्शन मिल जाता है, उत्पाद जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। बस पहले मान लो छोटे से एक गिलास के अंदर प्रयोग किया गया, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ तो फिर एक थोड़ा बड़ा बर्तन लिया गया, बड़ा गिलास हो गया, इसके अंदर प्रोडक्शन करवाया जाएगा। इसी को कहा जाता है औद्योगिक उत्पादन।
आया समझ में? चलो अब देख लेते हैं डायग्राम, क्योंकि डायग्राम के बिना तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूं। सबसे पहले आ जाते हैं दही पे। बाटली के अंदर रखा हुआ है दही, ठीक है, और ये है बड़े बड़े बैक्टीरिया जो आपको दिखाई नहीं देंगे। आपको यदि माइक्रोब्स उसमें दिखवा देना, माइक्रोस्कोप के अंदर दही और उसके अंदर किल बिलाते हुए बैक्टीरिया दिखा दे, तो आप लोग तो दही खाना ही छोड़ दो। पर वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, तो कभी देख मत लेना। पर वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, वो अच्छे होते हैं हमारे लिए, तो उनको दही को खाना है ना, ठीक है। ये ना हो कि सर ने बोल दिया तो हम देख लिए। अब यहां पर देखो लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन जो प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हमारे को क्या क्या मिलता है भाई? ये क्यूफोर्ट देखने को मिलता है, ढोकला देखने को मिलता है। भाई ढोकला जो गुजराती लोग खाते हैं, आप लोगों को पता है नाश्ते में सबसे ज्यादा ढोकला वहीं चलता है, ठीक है, खमन ढोकला, है ना। गुजराती लोगों का खाना सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, वो तो खाना के लिए ही सब कुछ है, ठीक है। बाकी आपको भाई रोज लस्सी वगैरह, ये डोसा, इडली, चीज वगैरह, इन सब के लिए क्या है हमारे को देखने को मिलता है, इनके अंदर फर्मेंटेशन करवा के ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाया जाता है। ये खाने के अंदर यूज होते हैं सारे। ये देखिए स्विस चीज, एकदम टॉम एंड जेरी वाला, ठीक है, इसके अंदर बड़े बड़े छेद होते हैं, इसलिए इसको स्विस चीज कहा जाता है। किससे मिलता है अभी हमने बता दिया, किससे मिलता है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मेनाई से। एक और बोला था रोक्यूफोर्ट चीज, जो किससे मिलता है? कवक से या फिर फंगस से। ये देखो चाचा जी बड़ी उम्र में भाग के आए हैं ऊपर पेड़ पे, यहाँ पर बाटली लटका रखी है, अब जाएंगे ऊपर से एक बाटली लाएंगे, मस्त फर्मेंट करेंगे, पिएंगे और सो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको जैसे ये दिख रही है, इसके अंदर क्या है? रस, सैप जिसको कहा जाता है, वो इकट्ठा किया गया है। अब इसको फर्मेंट करवाया जाएगा और इससे ताड़ी बनाई जाएगी, पेय पदार्थ बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये है रोक्यूफोर्ट, ठीक है, रोक्यूफोर्ट चीज है, वो किससे मिलता है हमारे को? फंगस से मिलता है। एनसीईआरटी में पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। तो दो चीज की बात की हमने, तो दोनों आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, बहुत ही शानदार डायग्राम के साथ में आपके सर आपके सामने, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर भी हमारे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने को देखने को मिलते हैं, तो हम एक एक करके उन सारे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। यहां पर देखो, अभी हमने बोला था कि जब मेरे को मान लो थोड़ा सा प्रोडक्शन बनाना है, तो मैं तो एक ग्लास के अंदर भी बना लूंगा, किसके अंदर? लैब के अंदर। पर मुझे बनाना है इंडस्ट्री लेवल पर, बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना है। उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? उस समय मेरे को ऐसे फर्मेंटर, बहुत बड़े फर्मेंटर चाहिए। क्या चाहिए? बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर चाहिए। और ये फर्मेंटर क्या होते हैं? फैक्ट्री के अंदर लगे रहते हैं और बड़ी मात्रा में। आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके जितने लाइट वाले 10-10 लोग आ जाए उसमें, इतने बड़े बड़े होते हैं ये फर्मेंटर। और इनको प्रॉपर रेगुलेट करवाया जाता है, प्रॉपर इसके अंदर प्रेशर, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ रेगुलेट होता है, किसके अंदर क्या क्या कितना कितना रखना है, सब कुछ मेंटेन होता है। सारा ऑटो सिस्टम होता है, यहाँ पर सब कुछ लगा रहता है, इससे रेगुलेट होते हैं। कोई भी केमिकल खराब नहीं होना चाहिए, यदि कुछ भी चीज गलत हुई तो वो टॉक्सिक हो जाएगा फिर, इसलिए एकदम प्रॉपर मैनेज किया जाता है। आपको देखने को मिलेगा, आपके आसपास में कोई इस चीज की फैक्ट्री हो जरूर देखना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम अपनी वापस कहां पे? थ्योरी पे। डायग्राम देख लिया अच्छे से, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं यहां पर। यहां पर देखो कि क्विनल पदार्थ जो है, जो हमने अभी पढ़ा, उसी को वापस बहुत अच्छे से इस टेबल की हेल्प से समझते हैं। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव। यहां पर देखो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, हमने जिसको हमने अभी ब्रेवर्स यीस्ट कहा था, ठीक है। ब्रेवर्स यीस्ट मतलब बेकरी के अंदर जो यूज करने वाला सबस्ट्रेट यूज। अब यहां पर क्या है? मैलेट, सिट्रेट एंड जो फ्रूट जूस होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। हमारे को क्या बनाना है? पेय पदार्थ बनाना है ना, तो उसके अंदर कोई चीज, जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना, तो रॉ मटेरियल चाहिए तो हम जैसे कि आपको पता ग्रेप्स है, एप्पल है, ये जो फ्रूट से यूज किए जाते हैं किसको? पेय पदार्थ बनाने के लिए। जिससे आपने बहुत से सुने होंगे, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा बट आपने सुने होंगे जरूर, ठीक है। तो वो अपना उसके लिए क्या यूज करते हैं?
गेहूं भी यूज करते हैं लोग, शुगर कैन भी यूज करते हैं, और क्या है, ग्रेप्स यूज किया जाता है, एप्पल यूज किया जाता है, ये बहुत सारे फ्रूट्स और ये जो है अनाज वगैरह ये सब यूज किया जाता है किसको, फर्मेंटेट करके पेय पदार्थ बनाने के लिए। तो ये तो हो गया, पहले माइक्रोब्स यूज करेंगे तो ब्रेवर्स यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविस यीस्ट यूज करते हैं। दूसरी बात हमने बोला जूसेस वगैरह यूज किया जाता है, और क्या क्या रिएक्शन जो होती है उस रिएक्शन को कहा जाता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो हमने पहले समझा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होती है। और दूसरा इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है, वो बनता है इथाइल एल्कोहल। क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल। इस चीज को ध्यान रखना, जो एल्कोहल होती है उसके अंदर क्या होता है, इथाइल एल्कोहल देखने को मिलता है। उसके बाद में बोला विदाउट डिस्टिलेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहां पर, आपको स्टेटमेंट वाले में भी देखने को मिलेगा ये वाला, तो स्टार लगा देते हैं। और उसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला दो, जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट, सब कुछ है बट ये वाले सबसे ज्यादा। यदि आपको बोल दे विदाउट डिस्टिलेशन मतलब आसवन के बिना प्रोडक्ट बनाया जाए, तो वो होता है बियर और वाइन। इसलिए इन दोनों के अंदर क्या होता है, अल्कोहल की मात्रा कम होती है, अल्कोहल की सांद्रता कम होती है। और ये तो डायरेक्ट बना देगा यीस्ट ही, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा कम है। यदि हमारे को अल्कोहल की मात्रा बढ़ानी है तो अल्कोहल फिर यीस्ट नहीं बना पाएगा, वो बेचारा मर जाता है, उसकी एक लिमिट होती है, फिर वो भी खुद टल्ली हो जाता है। अब वो जो चीज बना रहा है उसी के अंदर बैठा है, वो बना रहा, आप लोग ऐसे समझ सकते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यीस्ट बेचारा बना रहा था, बनाते बनाते गया, कॉन्सेंट्रेशन इतनी बढ़ गई तो बेचारा खुद के मुंह में चली गई, तो खुद टल्ली हो गया। ऐसे समझ सकते हो, याद करने के लिए बस। यदि हमारे को आसवन करवाना है तो आसवन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या बढ़ा सकते हैं, अधिक बढ़ा सकते हैं, अल्कोहल की सांद्रता ज्यादा कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको विस्की, ब्रांडी, रम ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, यदि आपको पूछ ले बिना डिस्टिलेशन के, बिना आसवन के कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो हो गया बियर एंड वाइन। बट यदि आपको पूछ ले डिस्टिलेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, आसवन के द्वारा बनाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विस्की, ब्रांडी और रम। ये सब कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी का इधर वाले साइड में एक पैराग्राफ दे रखा, उस पैराग्राफ में सब कुछ ये दे रखा है। ठीक है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें सब कुछ दे रखा है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं हमारा सबसे जरूरी प्रोडक्ट, सबसे जरूरी प्रोडक्ट। उससे पहले पी लेते हैं थोड़ा सा पानी, आप लोग भी पी लीजिए। अब यहां पर देखो, बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। क्या होता है एंटीबायोटिक्स? दिमाग में सोचते आता है कि यार एंटी लिखा है मतलब कुछ किसी की विपरीत तो है, काम करेगा। और बनाते भी बैक्टीरिया ही है, फंगस वगैरह सबसे मिलता है, और उन्हीं की अलग डिफरेंट टाइप से क्या करता है, फाइट करता है और हमारे को बचाता है। आप ऐसे समझ सकते हो, एक ऐसा कंपाउंड है जो रक्षक की तरह कार्य कर रहा है। मतलब उसको खुद को भी नहीं पता बैक्टीरिया को वो क्या बना रहा है। किसी बैक्टीरिया ने क्या एंटीबायोटिक बनाया, उसके पास में कोई दूसरा बैक्टीरिया था जो उसके कारण मर रहा था, उस बैक्टीरिया को तो कुछ नहीं हुआ, उस बैक्टीरिया को नुकसान हो रहा है, हमारे फायदे का काम हो गया। यदि वो जो दूसरा वाला बैक्टीरिया हमारे को क्या है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो वाला जो एंटीबायोटिक उसने बनाया केमिकल, वो हमने यूज कर लिया, उससे हमारे को प्रोटेक्शन मिल गया, उसी को कहा जाता है एंटीबायोटिक। ये तो समझ लिया हमने अपनी भाषा में। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होता है। केमिकल सब्सटेंस होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, जो क्या करता है, कुछ रोगाणुओं द्वारा उत्पादित होते हैं और अन्य रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को मार देता है। अब यहां पर रोगाणु वर्ड यूज किया ना, थोड़ा सा गड़बड़ है। यहां पर ये यूज किया था जो कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जो अन्य रोगाणुओं को मारता है। अब यहां पर इसलिए रोगाणु इसलिए भी सही है कि ये सोच सकते हैं कुछ के अंदर एंटीबायोटिक बना रहे हो, किसी में रोग उत्पन्न करता हो, किसी में नहीं करता हो, साथ साथ में एंटीबायोटिक बना रहा है, तो ये सही भी है गलत भी है। तो दोनों प्रकार से हम लोग देख सकते हैं ना। तो यहां पर देखो, यहां पर यहां इससे समझ सकते हो माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव, रोगाणु थोड़ा सा इसलिए गलत मैंने बोला
क्यों? क्योंकि फिर उससे हमारे दिमाग में आने लग जाता है रोग उत्पन्न करने वाला एंटीबायोटिक बना रहा है। तो यहां पर यदि रोगाणु की जगह सूक्ष्म जीव लिख देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखो, ऐसे बोलो अब इसको, एंटीबायोटिक रासायनिक पदार्थ है जो कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित होता है और वो जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देता है। ठीक है, ये वाली लाइन अब एकदम अच्छी लगने लग गई, गलत नहीं थी पहले भी, बट ये ज्यादा बेटर लग रही है। अब इसमें देखो, सबसे पहला एंटीबायोटिक है वो कौन सा था, हमारे दिमाग में आता वो है क्या, पेनिसिलिन। क्या था? पेनिसिलिन। निकाला इसने, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? वो की थी फ्लेमिंग ने। किसने की थी खोज? फ्लेमिंग ने। ठीक है, और एंटीबायोटिक के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे किसके अंदर? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। वहां पर आपको पूरा एंटीबायोटिक का एक पेज का देखने को मिलेगा, वहां पर आप बहुत अच्छे से पूरी एंटीबायोटिक पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जितना है उतना ही आपको पढ़ा जाए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की गई और किसने की थी? वो फ्लेमिंग ने की थी। और ये एक कॉन्सिडेंस था, मतलब वो खोज सोचा नहीं था उन्होंने कि वो पेनिसिलिन की खोज करेंगे एंटीबायोटिक की, वो उनके भाई आप हम बोलते हैं रैंडमली हो गई थी। ठीक है, अब यहां पर देखो पेनिसिलिन क्या है? एक कवक है, पेनिसिलिन नोटेटम द्वारा निर्मित होता है। पेनिसिलिन किससे बनता है ये भी लिख आप जरूर लिखिएगा, एनसीईआरटी में देख लेना कि पेनिसिलिन वो किससे मिलता है? पेनिसिलिन नोटेटम से। और ये है क्या? यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहां पर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको ये तक पूछा जा सकता है, पेनिसिलिन नोटेटम लिख देगा, साइड में मिलान वाले क्रम लिख देगा, बैक्टीरिया है कि कवक है। ठीक है, तो वो मिलान वाला भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन नोटेटम क्या है। पीछे हमने जितने पढ़े वो भी सब आपको पता होना चाहिए, कौन बैक्टीरिया है कौन फंगस है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, और जो किसको मारता है? स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया को मारता है। अब वो क्या है, काम कर रहे थे स्टेफिलो, इस पर ये फंगस ग्रो हो गई, साइड में उस प्लेट रखी हुई थी, साइड में ग्रो हो गई और इस फंगस के प्रोडक्ट से ये मरने लग गए। तो उसको भाई फ्लेमिंग की, ये तो चमत्कार हो गया भाई, जादू हो गया। तो उसके कारण फिर उससे उनको ये चीज मिली। ठीक है, पेनिसिलिन की पूर्ण क्षमता वो बाद में पता चला, पेनिसिलिन कितना पावरफुल है। वहां पर उस समय क्या युद्ध चल रहे थे, है ना। तो फिर उनको पेनिसिलिन का पहले तो पता चल गया, वो तो एक कोइंसिडेंस था, तो इतना उस पर गौर नहीं किया गया, बहुत अच्छे। बट जब अर्नेस्ट चेन और फ्लोरे है ना, इन्होंने क्या किया, उस पेनिसिलिन पे बहुत जोर दिया और उसके बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त की और इस पर कार्य किए गए। और इसके कारण बाद में इन तीनों को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज 1945 में। ठीक है, किसको? फ्लेमिंग को, चेन और फ्लोरे, इन तीनों को क्या है? नोबेल प्राइज मिलता है 1945 के अंदर। ठीक है, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे। और यहां पर बात की पेनिसिलिन जो है फुल पावर में है, ये किसने बात की थी? अर्नेस्ट चेन और फ्लोरे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। लगता है सर चैप्टर एक दिन में खत्म करवा देंगे आप, बहुत फास्ट चल रहे हैं। क्या करें, चैप्टर ही इतना आसान है, हमारी क्या गलती है। अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स है वो किससे बना? हमने बोला वहां पर फंगस से बन रहा, तो बैक्टीरिया से भी बन सकता है, फंगस से भी बन सकता है। ठीक है, तो इसके कारण एंटीबायोटिक्स से हमारे को जो डिजीज है उनका भाई हमने क्या यूज किया, तो कौन कौन सी डिजीज में हमने एंटीबायोटिक्स का यूज किया मोस्टली, तो उसकी बात लिखी गई है। बस ये बहुत ही सिंपल है, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि एंटीबायोटिक्स है जो क्या है? बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज मतलब बैक्टीरिया से बनने वाली डिजीज, जैसे कि चाहे प्लेग हो, काली खांसी हो, या फिर डिफ्थीरिया हो। ठीक है, और कुष्ठ रोग जो होता है, गलघोटू रोग जिसको कुष्ठ रोग, लेप्रेसी जिसको कहा जाता है, और डिफ्थीरिया जिसको गलघोटू कहा जाता है, लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग जिसको कहा जाता है। इन सब के अंदर जो ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक उत्पादक कवक और बैक्टीरिया के बीच में संबंध क्या है? एमेंसलिज्म है। ये वाली लाइन आती है इकोलॉजी वाले फर्स्ट चैप्टर से, कि आपको यहां पर देखो एक है और एक दूसरा है, इसको क्या है? एंटीबायोटिक इसने बनाया, बना के छोड़ दिया इसने, इसको किसी से कोई मतलब नहीं। ये पास में आया ऑटोमेटिकली मर गया, इसको तो कुछ फर्क ना पड़ा। अभी मैं कुछ और बोल देता,
कुछ फर्क ना पड़ा, इसको बेचारे को क्या है, नैया डूब गई इसकी, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो ये होता है एमेंसलिज्म का एग्जाम्पल, जो आप लोग पढ़ोगे इकोलॉजी के अंदर, फर्स्ट चैप्टर इकोलॉजी के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले में, इंटरेक्शन के अंदर पढ़ोगे। तो यहां पर देखो हमने कुछ डिजीज की बात की जिसके अंदर हम लोग क्या एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, और ये हमारे को देखने को मिलता है। ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, इजी है बिल्कुल, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ समझने जैसा नहीं है, नॉर्मल पढ़ा खत्म, कोई भी वो ऐसा है ही नहीं, हार्ड चीज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो हमने कौन कौन सी बात की, डिजीज की बात की, किसकी, सबसे पहले प्लेग की बात की, व्होपिंग कफ की बात की, जिसके अंदर हमने काली खांसी की बात की, डिप्थीरिया, और किसकी बात की, लेप्रेसी की बात की कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये नहीं, ये करके दिखाओ, ये नहीं बोल रहा मैं, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब तक के नीट के एग्जाम का बात करूं, सीयूटी के एग्जाम की बात करूं, और कितने भी जिसके अंदर बायोलॉजी 12th से क्वेश्चंस आते हैं, आज तक के पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा, 10 में से 8 पेपर के अंदर इसमें से यदि क्वेश्चंस ना आया और आप मेरा नाम बदल दें, इतना बार ये क्वेश्चन इसमें से रिपीट होते हैं, और हमेशा मिलान वाले क्वेश्चन ही आते हैं। मोस्टली सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले इस चैप्टर का पोर्शन है ये वाला, और यदि ये छोड़ दिया आपने तो आपकी समझ में 4 नंबर गए। तो यहां पर देखो क्या है, सिंपल है बहुत, यहां पर देखना है कौन प्रोड्यूसर है और उसे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है बस, और कुछ चीजें ऐसी देखनी है जिनका फंक्शन क्या है, और कुछ भी याद नहीं रखना है, इतना से याद रख लो कि काफी है। सबसे देखो, सबसे पहले है नाम है, यहां पर हम बात करेंगे एसी की, कलर चेंज कर लेते हैं कि भाई गर्मियां आ रही है तो चलो कि थोड़ा एसी भी ऑन कर देते हैं, है ना। अभी मेरे को भी गर्मी लग रही है, फैन करना ऑन वहां से, चलो एसी तो नहीं, चलो फैन ही ऑन कर लेते हैं। अब यहां पर देखो एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर में देखो ए आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे बिल्कुल आ रहा है। तो प्रोडक्ट क्या है, सिट्रिक एसिड, AC, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर पूरा नाम याद रखना है, एस्परजिलस नाइगर, जो प्रोडक्ट क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड, मिलान क्रम आएगा सीधा, मेरा नाम याद रखना। और ध्यान में आना है कि सर ने बोला था AC यूज करनी है, गर्मियां आ गई है, तो ए का C कहीं पर भी दिख जाए सीधा मिला देना है। दूसरा वाला ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, अब ये क्या है भाई, ये होता है इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट, जो क्या है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आता है सैक्रोमाइसिस सेरेविस, यहां पर देखो इथाइल एल्कोहल, और ये सैक्रोमाइसिस सेरेविस यीस्ट पहले ही हमने पढ़ लिया है, तो ये भूलना नहीं है, बेकर यीस्ट की बात की थी, और ये सैक्रोमाइसिस सेरेविस क्या है ध्यान रखना है। और कुछ चीजें हैं और भी इसके अंदर एडेड नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपको फिक्र नहीं करनी, जब चैप्टर खत्म होगा तब आपके पास में सब कुछ रहेगा कंटेंट, ठीक है। तो ये हो गया सैक्रोमाइसिस सेरेविस, और इसको मैं एक बार वापस लास्ट चैप्टर खत्म करेंगे उस टाइम जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक बोर्ड पर तो लेकर आएंगे ही आएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर हो गया इथाइल एल्कोहल। फिर आता है मोनस्कस परप्यूरिस, क्या बनाता है, स्टेटिन, क्या बनाता है, स्टेटिन, क्या, स्टेटिन। यहां पर देखो मोनस्कस परप्यूरियस, ये भी क्या है, ईस्ट, और ये बनाता है स्टेटिन, और स्टेटिन जो है यहां पर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को। यदि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होगा तो उसके अंदर आपको क्या है, हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है, जो है कैपिलरीज बंद होने लग जाती है, उस कंडीशन में हमारे को देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो हो गए सारे किसके, फंगल वाले प्रोडक्ट, ऊपर नाम से पता चल रहा है ना फंगस वाले। तो फंगस वाले कौन कौन से प्रोडक्ट पढ़ा हमने, ATSM, तो ऐसे तो याद रहेगा नहीं। पैसे कहां से निकालते हो, ATM से, तो ATM से, और सो ATM में लगी हुई थी फंगस, ठीक है।
तो ट्रिक क्या होगी, यदि फंगस वाले प्रोडक्ट याद, हाँ कंफ्यूज हो गए, थोड़ा बहुत नाम सेम आएंगे बट प्रोडक्ट से एकदम फिर मैच कर जाएंगे, मैं वो समझा दूंगा आपको सब। पर यहां पर यदि आपको फंगस वाले 4 चीज पड़ी, कौन सी, एटीएम से क्या निकालेंगे, फंगस के उत्पाद निकालेंगे। आया समझ में कि सर नहीं हम तो एटीएम से पैसे निकालते हैं, पर हम लोग क्या करेंगे, एटीएम से फंगस के प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कौन कौन से पढ़ा, सबसे पहला एस्परजिलस नाइगर से मिलता है सिट्रिक एसिड, यहां पर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्कोरम, यहां पर लिखा हुआ नहीं सर, प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है, हम बता देते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए, क्लियर। आगे आएगा और वापस डायग्राम दिखाऊंगा एक एक चीज के, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लो, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी, यीस्ट है, यीस्ट किसके अंदर आता है, फंगस के अंदर आता है, तो अल्कोहल। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस है। एस्परजिलस नाइगर फंगस है, कहां पढ़ा था, 11th क्लास याद करो, फंगस के अंदर पढ़ा था। फिर आता है मोनस्कस पप्यूरियस, नाम से पता चल रहा है मोनस्कस पप्यूरियस यीस्ट है, ठीक है, क्योंकि यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो उससे मिलता है स्टेटिन, और वो किसका करता है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये तो हो गए सारे फंगस वाले क्लियर। अब आ जाते हैं बैक्टीरिया वाले प्रोडक्ट। सबसे पहले देखो एसिटोबैक्टर एसिटाइबैक्टर से पता चल रहा है बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, देखो BAC एसिटोबैक्टर एसिटाई, और नाम ही देखो एकदम सेम, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, कंफ्यूज होना ही नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। यहां पर देखो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म सेम ब्यूटारिक एसिड। कोई यहां पर सबसे आसान है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, नाम से ही मिल रहा है, एग्जामिनर फिर भी उसको यही पसंद है सबसे ज्यादा। अब यहां पर देखो स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज, अब यहां पर ये यूज कहां होता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन में, हार्ट डिजीज के अंदर यूज होता है, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। स्ट्रेप्टोकोकस किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। फंक्शन क्या है, मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर यूज होता है, हार्ट डिजीज के अंदर यूज होता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन एक हार्ट डिजीज है, ठीक है। ये वाली सारी चीजें क्लियर हो गई। चलो आ जाता है डायग्राम पे। सर बहुत देख ली थ्योरी, टाइम है आपके पास में अभी भी 10 मिनट, और 10 मिनट में हम सारे डायग्राम देख लेते हैं, कल ये हो जाएगा चैप्टर आपका कंप्लीट। सर इतना क्या फास्ट करते हो, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम दिखाने वाले हैं आपको। यहां पर ये वाला डायग्राम हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था, क्या है ये बड़े बड़े पाइप, क्या है बड़े बड़े बोतलें, क्या है ये बड़े बोतलें छोटी बोतलों को भरने के लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हमारे को भाई बनाना है प्रोडक्ट, उसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है, बियर बनानी है, वाइन बनानी है, ब्रांडी बनानी है, रम बनानी है, विस्की बनानी है, ये सब हमारे को बनाना है, उसके लिए यूज कौन सा किसको किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो हमने अभी पढ़ा जस्ट। और ये क्या है, एक ब्रेवर यीस्ट है, नाम से पता चल रहा है ब्रेवर, किसको बना रहे हैं, ब्रेवर को बना रहे हैं, नाम क्या कर दिया, ब्रेवर यीस्ट, ठीक है, क्लियर। ये क्या है, एक कवक है। मैं बार बार इस चीज पर फोकस कर रहा हूं, इसका मतलब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए फोकस कर रहा हूं, ठीक है, वरना मेरे को कोई शौक थोड़ी ना गला फाड़ने का। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये था बड़ा कंटेनर, ये देखो हमने चिंगू पिंगू डिंगू ये बैठे हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है, इससे ये बनेगा एल्कोहल, क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। ये वाली चीज क्लियर होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अलग अलग हम लोग जो ब्रेवर्स यूज करते हैं एल्कोहल बनाने के लिए, गेहूं, बार्ले, सुगर केन, ग्रेप्स, पोटेटोज वगैरह, और क्या है एप्पल वगैरह, बहुत से फ्रूट्स यूज किए जाते हैं बियर वाइन वगैरह बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया, फर्मेंटेड ब्रेवर्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट कल वाली क्लास में नेक्स्ट की आपको डायग्राम दिखाकर आगे की थ्योरी कंटिन्यू करके कल ये चैप्टर वापस आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, तब तक नमस्ते, ओके बाय, गुड नाइट।